जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बैटल ऑफ स्टडी में। आज हम पेट से रिलेटेड सिलेबस पढ़ेंगे, पेट के बारे में पढ़ेंगे। पेट के जीएस, कौन कौन सी जीएस आती है, यानी कौन से सब्जेक्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आज से शुरू करने जा रहा हूं भारत का इतिहास। हम तो पेट में भारत का इतिहास के बारे में दिया है। भारत के इतिहास में लगभग 5 नंबर का आएगा भारत के इतिहास। तो भारत के इतिहास में टॉपिक वाइज हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और कई मध्यकाल से रिलेटेड हैं। और जितने मौर्य वंश हैं, अशोक वगैरह के बारे में, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ सिंधु सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जो पेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता, इतना डीपली नहीं पूछा जाता, ऊपर से ही पूछा जाता। तो हम इनको वन लाइनर में ही पढ़ेंगे, वन लाइनर में पढ़ेंगे उसे मैं, और साथ ही साथ आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा कि आप देखते जाए और साथ ही साथ आपको याद होते जाए। तो आप भी तैयार रहिए, देखते रहिए वीडियो हमारे, और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चले शुरू करते हैं। यहाँ से हम क्या सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। क्या सिंधु सभ्यता, क्या सिंधु सभ्यता। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कौन से, यानी इसका टाइम पीरियड, यानी समय अवधि। टाइम पीरियड की बात करें 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। अब 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, अब यानी इतना टाइम ईसा पूर्व, ये तो किसी ने देखा नहीं होगा। तो ये शोध करके बताया गया है, कौन से, यानी किस पद्धति से ये शोध करके बताया गया। इसका टाइम पीरियड ये यानी 24 से 1700 ईसा पूर्व रहा होगा। किस पद्धति के द्वारा टाइम पीरियड की, यानी टाइम पीरियड का पता लगाया गया होगा। तो क्या है, रेडियो कार्बन पद्धति, यानी इसे कहते हैं C14 पद्धति। इस पद्धति के द्वारा पता लगाया गया। इसका टाइम पीरियड क्या है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। अब इसके खोजकर्ता की बात कर लें हम। खोजकर्ता किसकी, सिंधु सभ्यता की खोजकर्ता की बात करें। खोजकर्ता, इसकी खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दया राम साहनी जी ने की थी। किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने खोज की थी। किसकी, सिंधु सभ्यता की खोज की थी। किसकी, सिंधु सभ्यता की। अब ये किस युग में था, जब इसकी खोज की गई, यानी ये किस युग, जैसे इस समय 21वीं शताब्दी चली, तो ये युग है, कौन सा युग है। तो उस समय ये कौन सा युग था, इसके बारे में इसे एक प्रागैतिहासिक भी कहा था। प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है, और इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। किसे, सिंधु सभ्यता को कहा जाता है सिंधु सभ्यता। और यहाँ के निवासियों की बात करें हम, किसके, सिंधु सभ्यता के निवासियों की बात करें तो इसे द्रविड़ कहा जाता था, द्रविड़। और ये मध्य एशिया, यानी मध्य एशिया से आने वाले थे, तो इन्हें कहते हैं भूमध्य सागरीय भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय भी कहा जाता था। किन्हें, भूमध्य सागरीय भी कहा जाता, किन्हें, सिंधु सभ्यता के लोगों को। इसे ही भारत की यानी भारत के लोगों की उत्पत्ति सिंधु सभ्यता से ही मानी जाती है। किसे, सिंधु सभ्यता से मानी उत्पत्ति कहाँ से, सिंधु सभ्यता से मानी जाती है। किनकी, भारत के लोगों की उत्पत्ति सिंधु सभ्यता से मानी जाती है। अब बात करें हम
अब हम इनकी बात करें, यानी ये किसकी, यानी दक्षिण में कौन सा स्थल था, सबसे दक्षिणी स्थल पे सिंधु सभ्यता का कौन सा था, उत्तरी में कौन सा, पूर्व में कौन था, पश्चिम में कौन, उनके बारे में जान लेते हैं। यानी कौन कौन से स्थल थे दक्षिण। टाइम पीरियड, यानी आपको टाइम पीरियड के बारे में पता चलेगा, टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है सिंधु सभ्यता के, उसके बारे में जान चुके। इसके खोजकर्ता कौन थे, राय बहादुर दयाराम साहनी इनके खोजकर्ता था। ये पूछा जाता क्वेश्चन में कि सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। इसके टाइम पीरियड के बारे में पूछ लिया जाता है, और इनके उपनाम भी पूछ लेते, ये कौन से युग में था, किस युग सिंधु सभ्यता किस युग में था, उसके बारे में। जैसे प्राकृत ऐतिहासिक है, कांस्य युग भी कहा जाता है, इसके बारे में ये पूछ लिया जाता है कौन कौन से युग में था, इसके बारे में पूछ लिया जाता। अब हम बात कर लें सबसे, यानी हम एक डायग्राम मान लीजिए, ये डायग्राम टाइप में, ये क्या है, उत्तर में है दक्षिण, और ये पूर्व और पश्चिम की बात कर लें तो हम इस तरह, यानी सिंधु सभ्यता के उत्तर में सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था, सबसे दक्षिणी कौन था, उसके बारे में ज्ञात कर लेंगे। तो हम सबसे बात करें पश्चिमी की बात करें, कौन से नदी के तट पर था, इसके दास की नदी थी, दास की नदी, और सुतकांगे डोर स्थल था। और ये सुतकांगे डोर स्थल है कहाँ, यानी है कहाँ, ये बलूचिस्तान पाक में, यानी पाकिस्तान ये पाकिस्तान में स्थित है। अब बात करें हम पूरब की, पूर्व में क्या, किस नदी के तट पर था, तो हिंडन नदी थी, हिंडन नदी के तट पर था। और बात करें हम हिंडन नदी के तट पर था, और स्थल की बात करें तो आलमगीरपुर। और कहाँ पर स्थित था, मेरठ उत्तर प्रदेश इसका सबसे पूर्वी स्थल है। अब बात करें हम उत्तर की बात करें हम, नदी की बात करें, किस नदी के तट पर है, तो नदी है चिनाब नदी के तट पर स्थित है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है। कौन, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल। और बात करें हम ये अखनूर के निकट था, निकट था मांदा, जो कि कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। कौन स्थित है, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल। और सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें हम, नदी कौन सी थी, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित। स्थल के नाम की बात करें तो दाइमाबाद। और स्थल यानी किस राज्य में है, उसकी बात करें तो अहमदनगर महाराष्ट्र में, अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। कौन, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल की बात कर लें। और अब आपको पता चलेगा इसके पूरब में कौन है। पूरब में बात करें तो आलमगीर है, मेन स्थल पूछ लिया जाता है कौन, आलमगीर सबसे पूर्वी है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल तो आलमगीर। दक्षिणी की बात करें सुतकांगे डोर, और उत्तर की बात करें तो दाइमा, और दक्षिण की बात करें तो हम दक्षिण दाइमाबाद तो सबसे दक्षिणी स्थल है। इनके बारे में हम जान चुके हैं। अब आगे की बात कर लें। अब नदियाँ भी तो पूछ ली जाती हैं, जैसे सबसे पश्चिम की बात करूँ दासमिक नदी, उत्तर की बात करें चिनाब नदी, दक्षिण की बात करें तो गोदावरी नदी, और पूर्व की बात करें तो हिंडन नदी। इन नदी के बारे में पूछ लिया जाता है। अब आगे की बात करें, सिंधु सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है, उसके बारे में बताएंगे अब
क्योंकि ये परीक्षा में पूछ लिए जाते कि केवल पेट में ही नहीं बल्कि कई जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम में, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्योंकि इसे थ्योरिकल तो पढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये कहानी टाइप में तो है नहीं, तो इसलिए हम इसे वन लाइनर में, कि आपको ज़्यादा समझ में आए, कि वन लाइनर में क्वेश्चन में सीधे पूछ लिया जाता है कि इसके समय अवधि पूछ ली जाती है, इसके खोजकर्ता पूछ लिए जाते हैं, इससे पूर्वी स्थल पूछ ली जाती है, दक्षिणी ये कौन से युग का है, और भारत की उत्पत्ति किस सभ्यता से हुई थी, भारत के लोगों की उत्पत्ति किस सभ्यता से, उसके बारे में पूछ लिया था। तो आप पता है सिंधु सभ्यता, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी, सिंधु सभ्यता, इसके बारे में आप जानते होंगे। अब बात कर लें, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, किसे, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का एक अन्य नाम की बात करें हम, इसके अन्य नाम की बात करें, इसे सैंधव सभ्यता भी कहा जाता था, इसे सैंधव सभ्यता। अब इसके यानी सिंधु सभ्यता के छह बड़े शहरों को चिन्हित किया गया, उनके नाम जान लेते हैं। छह बड़े शहर की बात कर लें जिनके चिन्हित किया गया, ये सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर। नंबर 1 की बात करें क्या, मोहनजोदाड़ो। दूसरे की बात करें तो हड़प्पा। दूसरे की बात करें हड़प्पा, और तीसरे की बात गढ़वारी वाला। तीसरे की बात करें धौलावीरा। चौथे की बात करें, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाली वाला, धौलावीरा, और चौथे की बात करें तो राखी गढ़ी, कालीबंगन। अब ये सबसे बड़े शहर, यानी 6 बड़े शहर छांटे गए हैं, चिन्हित किया गया कि ये सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर। पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा शहर कौन सा, इनमें से छांटिए, ये 6 सबसे बड़े शहर में से कौन सा नहीं है, ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा शहर नहीं है, यानी 6 सबसे बड़े शहरों में से इनमें से कौन सा नहीं। 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उनमें से पूछ लेगा। अब आगे की बात करें, सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। गुजरात में सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। अब बात करें हम लोथल और सुद्धकोटदा। लोथल और सुद्धकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह थे। क्या थे? बंदरगाह। क्या है? बंदरगाह। किसके? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह। उसके बारे में जान लेंगे। अब लोथल और सुद्धकोटदा यहाँ से, यानी ये व्यापार करते थे। व्यापार एक जगह से दूसरे व्यापार, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता है वो काफ़ी विकसित थी, क्योंकि इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, इनके शहर की बात करें, इनके गलियों की बात करें, इनके मकान की बात करें, तो काफ़ी डेवलप्ड थे, उनके बारे में। यानी इनके देखे जाते हैं पुरातत्व, इनके ये जो अस्थि पंजर मिले हैं, जो यानी किले मिले हैं, मकान बने हुए मिले, उनको स्ट्रक्चर देख के पता लगता है कि ये लोग काफ़ी विकसित है, काफ़ी आगे चल रहे थे। इनके काफ़ी जानकारी मिली है कि इनके ये अपने मकान ईंटों से बनाते थे, पक्की ईंटें लगाते थे, जो नक्काशी के द्वारा जो डिज़ाइनेदार थे उनके, और इनके घरों की बात करें तो काफ़ी मजबूत हुआ करते। अब इतने जो भारत में देखे जाते, तो अब ऐसी बिल्डिंगें बन गई हैं जो काफ़ी विकसित हैं। यानी अब भारत तो विकासशील देश है ही, क्योंकि अब ये विकास कर रहा है। तो उससे पहले, अब पूर्व की बात करें, कितने 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ये कितनी पुरानी बात है। तब की देखो, ये लोग इतने विकसित थे। अब आगे की बात कर लें तो लोथल यानी व्यापार भी करते थे एक जगह से दूसरे जगह। जैसे लोथल में चावल के साक्ष्य मिले हैं।
चावल यानी ये चावल का ये इसका मतलब है चावल का व्यापार भी करते होंगे, उसके बारे में जान लीजिए। काफ़ी चीज़ें निर्मित करते थे, जैसे बैलगाड़ी हो गई, और घड़े थे, मूर्तियाँ थीं उनके बारे में। एक विशाल स्नानागार आपने मोहनजोदड़ो में देखा था, वो काफ़ी विशाल बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, उसके बारे में जान चुके हैं। क्योंकि इसका मतलब इन चीज़ों को देखकर हम अनुमान लगा सकें ये कितनी आगे थे, ये कितना विकसित थे, कितने सभ्य थे। इसलिए इनका इसे नगरीय सभ्यता भी कहे जाती, क्योंकि इनके नगर इतने विकसित थे। यानी उसका टाइम पीरियड जान चुके, खोजकर्ता जान चुके, इनके पूर्व पश्चिम जान चुके, और सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए, गुजरात में खोजे गए, उसके बारे में जान चुके हैं। और आगे की बात करें हम, कालीबंगन यानी कालीबंगन की बात करें, कालीबंगन में क्या खोजा गया है? जुते हुए खोद के साक्ष्य मिले हैं। कितने? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्या? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और नक्काशी ईंटें मिली हैं। नक्काशी ईंटें, अब नक्काशी ईंटों का मतलब क्या है? नक्काशी ईंट उन्हें कहते हैं जो डिज़ाइनदार होती हैं, जैसे डिज़ाइनें बनी होती हैं। जैसे आज अब पहले तो सिंपल घर बना दिए जाते, अब देखे होंगे कि एक से एक डिज़ाइनदार बनते हैं, तो वो ईंटें मिलती थी उस टाइप में, यानी डिज़ाइनदार थी। और पक्की हुई ईंटें उन्हें कहते हैं नक्काशी ईंटें। उनके वो साक्ष्य मिले कहाँ थे? कालीबंगन मिले थे। कालीबंगन कहाँ मिले थे? और जुते हुए साक्ष्य, खेत के साक्ष्य मिले। अब बात करें हम मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में बात के एक विशाल अन्नागार इमारत मिली है। विशाल अन्नागार इमारत मिली, जो कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है ये सिंधु सभ्यता की अन्नागार, जो कहाँ पर मिली है? मोहनजोदड़ो में, जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। अब बात करें मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार है। विशाल। अब विशाल का मतलब आगे, विशाल तो मतलब समझ लो कितना बड़ा होगा। विशाल स्नानागार मिला है, ये काफ़ी स्नानागार। अब स्नानागार मतलब स्नान आ गया, तो इसके मतलब नहाने के लिए होगा, स्नानागार मिला। इसकी लंबाई, ये स्नानागार में मध्य में स्थित था एक स्नान कुंड स्थित। अब इसकी लंबाई की बात करें हम, लंबाई की बात करें किसकी? विशाल स्नानागार। इस लंबाई की बात करें तो 11.88 मीटर लंबा था। और चौड़ाई की बात कर लें हम, तो ये 7.01 मीटर चौड़ा है। और इसकी गहराई की बात करें हम, गहराई की बात करें 2.43 मीटर गहरा है। क्या गहरा है? विशाल स्नानागार। अब स्नानागार के आगे, अब आगे की बात कर लें हम, थोड़ा आगे की बात कर लें हम। एक अग्निकुंड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? अग्निकुंड। अग्निकुंड प्राप्त हुआ, एक अग्निकुंड की बात करें हम, ये कहाँ प्राप्त हुआ? लोथल व कालीबंगन में। यहाँ क्या? अग्निकुंड प्राप्त हुआ। अग्निकुंड मतलब उसमें आग जलाते होंगे, वही है, अग्निकुंड प्राप्त हुआ। अब आगे की बात करें ले, मोहनजोदड़ो में एक सील में, यानी एक सील मतलब शिला एक पत्थर जिसमें 3 मुख वाले, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है।
अब 3 मुख वाली यानी पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ यानी 3 मुख वाले पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। कहाँ? एक सील मतलब एक शिला में, एक पत्थर में काफ़ी बड़ा, जिसमें 3 मुख वाले पशु यानी देवता की मूर्ति मिली, जिसे कहते हैं पशुपतिनाथ। अब बात करें हम अब पशुपतिनाथ, इसके चारों तरफ चारों तरफ चीता, हाथी, गैंडा, व भैंसा विराजमान है। कहाँ विराजमान है? जो ये पशुपतिनाथ जी की मूर्ति मिली है उसके चारों तरफ, यानी चीता, हाथी, गैंडा और भैंसा विराजमान, यानी इनके चित्र बने हुए इसके आसपास चारों दिशाओं में। किसके? पशुपतिनाथ जी की मूर्ति के चारों तरफ मिले। अब बात करें मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, यानी नर्तकी है, नर्तकी जिसकी मूर्ति कांस्य की बनी हुई प्राप्त हुई, कांस्य की मूर्ति मिली है, कांस्य की मूर्ति मिली। कहाँ? मोहनजोदड़ो में मिली है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में मिली है एक नर्तकी की मूर्ति जो कांस्य धातु से बनी हुई, कांस्य धातु की बनी हुई। अब बात करें हम मानके बनाने वाले कारखाने मिले हैं, कारखाने मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? लोथल और चनहुदड़ो में, लोथल और चंद्रहुदड़ो। अब मानके की बात करें, मानके के कारखाने बनाने वाले, मानके का मतलब है जो श्रृंगार के लिए वस्तु बनाई जाती है, जैसे श्रृंगार के लिए जैसे माला बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, और क्या कहते हैं कंघे बनाए जाते थे। ये सब मानके वाले कारखाने में बनाए जाते हैं, जिसके साक्ष्य कहाँ मिले? लोथल और चनहुदड़ो में मिले। इनके बारे में जान लेते हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं। आज गर्मी बहुत लग रही है यार, क्या करें? आपको पढ़ाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि अब गर्मी तो है, तो झेलनी पड़ेगी। अब इसे तो हम रोक नहीं सकते, इस वजह से चलो आगे पढ़ते हैं। सभ्यता की लिपि के बारे में बात कर लें। लिपि, यहाँ की यानी लिपि की बात करें। यहाँ की भाव चित्रात्मक लिपि थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। और यानी लिपि की लिखावट की बात करें, लिपि की लिखावट की बात करें हम, तो ये किस तरह से लिखते थे उसकी बात करें हम। ये दाएं ओर से बाईं ओर लिखा करते थे। किसे? दाएं से बाईं ओर लिखा करते थे। यदि एक से अधिक लाइन हो तो दाएं से बाएं लिखते थे, फिर बाएं से दाएं जाते थे, फिर बाएं से दाएं जाते थे। अब एक ग्राफ के तौर पे बता दूं, यदि इन्हें कोई कुछ लिखना तो होता तो इधर दाएं से आते थे, फिर इधर इस तरह जाते थे, फिर इस तरह आते थे, फिर इस तरह से आते थे, यानी इस तरह लिखा करते थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। ये इस तरह लिखा करते। क्या? दाएं से बाएं ओर। अब दाएं से बाएं ओर यदि एक लाइन में हुआ तो दाएं से बाएं ओर हो गया, यदि एक से अधिक लाइन है तो फिर दाएं से बाएं तो लिख कर लाते थे, फिर बाएं से दाएं जाते थे। एक इस तरह, ये डायग्राम आप देख ही चुके, इस तरह लिखा करते थे। इसके बारे में अब बात करें हम, इनके घर बनाने की पद्धति की बात करें हम। घर बनाने की पद्धति, क्या? घर बनाने की पद्धति की बात करें हम। किनके? सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बनाने की पद्धति, घर बनाने की पद्धति
इन इनकी पद्धति, घर बनाने की पद्धति देखी जाती ग्रिड पद्धति। कौन सी? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति देखी जाती थी। अब बात करें हम इनके घरों की। घर के दरवाजे, यानी घर के दरवाजे होते थे, घर के दरवाजे व खिड़की ये सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुला करते थे। क्या? घर के दरवाजे व खिड़की पीछे की ओर होते थे। किनके? सिंधु सभ्यता के लोगों को घर के, यानी दरवाजे किसकी तरफ? पीछे की ओर होते थे, दरवाजे की ओर ना होकर। केवल बात कर ले हम केवल एक शहर लोथल की बात करें हम, लोथल की बात करें हम, लोथल में ही ऐसी पद्धति देखी गई जिसके दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर थे। क्या? दरवाजे व खिड़की किसकी तो ओर थे? सड़क की ओर थे। किसके? सड़क की ओर। किसके? सिंधु सभ्यता के लोगों की। अब बात करें हैं इनकी फसल की बात करें हम, इनकी प्रमुख फसल की बात करें हम, यहाँ गेहूं व जौ इनकी प्रमुख फसल थी। अब बात कर ले हम इनके मिठास, यानी मिठाई के रूप में किसका प्रयोग है? ये मिठाई के रूप में शहद का प्रयोग करते थे। शहद का प्रयोग करते थे मिठाई के रूप में। किसका? शहद का प्रयोग करते थे। अब आगे की बात करें हम कुछ फसलों के बारे में देख लेते हैं, यानी फसल की बात करें हम, किसकी? सिंधु सभ्यता के फसल की, यानी रंगपुर की बात करें, रंगपुर व लोथल में चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके? चावल के साक्ष्य में सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य की बात करें, सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य की बात करें, कहाँ मिले थे? तो लोथल में मिले थे। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य लोथल में मिले थे। उनके बात करें मैंने सुतकोटड़ा लोथल व कालीबंगन में घोड़े के क्या मिले? अस्थि पंजर मतलब घोड़े के कंकाल मिले। किसके? घोड़े के कंकाल कहाँ मिला? सुतकोटड़ा और लोथल और कालीबंगन 3 जगह मिले। किसके? घोड़े के अस्थि पंजर मिले, उनके बारे में। अब बात करें हम इनकी तौल की बात करें, यानी माप तौल की। ये 16 अनुपात में नापा करते थे। किसके? कर ले इनके यातायात की। ये किस तरह अपनी यातायात के एक जगह से दूसरी जगह जाना था, किस तरह से ये अपनी यात्रा को तय करते थे, यानी कैसे पैदल चलते थे, किसी गाड़ी से चलते थे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यातायात इनके यातायात कहाँ के? सिंधु सभ्यता के लोगों के यहाँ सिंधु सभ्यता के लोगों की यातायात के बारे में बात कर लें तो इनकी यातायात 2 पहिया या 3 पहिया 2 पहिया या 3 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी थे।
भैंसा गाड़ी से अपनी यात्रा तय करें, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी यानी 2 पहिए की होती थी या 3 पहिए की थी, इनके बारे में। अब बात कर ले हम इनकी, ये किन किन की उपासना करते थे, पूजा करते थे, उनके बारे में करते थे। उपासना की बात करें हम, ये धरती की पूजा करते थे। किसकी? धरती। और धरती को ये उर्वरता की देवी मानते थे। किसकी? उर्वरता की देवी मानते थे। वृक्ष की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे। शिव जी की पूजा करते थे, शिव जी की। ये सब इनके साक्ष्य मिले हैं। किसके? शिव जी की। वृक्ष की पूजा, धरती की पूजा की बात करें हम, यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ था। स्वास्तिक का चिन्ह कैसा होता है? ये चिन्ह भी सिंधु सभ्यता की ही देन माना जाता है। इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य उपासना भी की जाती होगी। किसकी? सूर्य। स्वास्तिक चिन्ह देख करके अनुमान लगाया गया कि सूर्य उपासना भी की जाती, पर सिंधु सभ्यता के किसी मंदिरों में भी सूर्य की पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई अंश नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं मिला। अब बात करें सबसे अधिक प्रचलित मातृ देवी की उपासना का सबसे अधिक प्रचलन था। मातृ देवी की उपासना का सर्वाधिक प्रचलन था। ये लोग सर्वाधिक पशु की पूजा करते। किस पशु की पूजा करते? कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। सांड। किसके? कुबड़ वाले सांड, जिसके कुबड़ होती उस सांड की पूजा करते। अब बात करें इसके पहनावा की बात करें, ये किस प्रकार के सूती और यानी किस प्रकार के कपड़ों का पहनावा करते थे? सूती और ऊनी वस्त्र को धारण करते। कैसे? सूती और ऊनी वस्त्र को धारण करते। अब इनके मनोरंजन की बात कर लें हम, किनके? सिंधु सभ्यता के लोगों की मनोरंजन की बातें, किस किस प्रकार से मनोरंजन करते थे उनके बारे में बात कर लें हम। अब तक आप जान चुके हैं काफ़ी इनमें कैसे कैसे किस किस प्रकार से अपने ये जीवन यापन करते हैं, इसके बारे में जान लेंगे। अब मनोरंजन की बात कर लें हम। मनोरंजन के लिए ये पशु पक्षियों की लड़ाई करवाते थे। पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे। पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे। पासा खेलते थे। शिकार करते थे। क्या? शिकार करते थे। क्या? शिकार करते थे। मछली पकड़ते थे। पकड़ते थे। क्या? मछली पकड़ते थे, शिकार खेलते, पासा खेलते, पशु पक्षियों को आपस में लड़वाते थे। ये इनके मनोरंजन के कार्य थे। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हम क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या नहीं पढ़े उसके बारे में, तभी तो अच्छी तरह से याद हो गया। अभी हमने पढ़ लिया है कि हमें क्या क्या पढ़ना था। अभी और कुछ बचा है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल और बाकी वो हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। अब हम आज जितना हम पढ़ चुके उसे हम रिवीजन कर लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं इनके सिंधु सभ्यता की अवधि की बात कर लें हम। अवधि की बात करें हम, सिंधु सभ्यता की अवधि की बात करें 2400 इनकी पद्धति की बात कर लें, अवधि की बात करें 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। इसकी समय अवधि, इसके खोजकर्ता की बात करें राय बहादुर दयाराम साहनी, इनके खोजकर्ता। इसे कांस्य युग
कांस्य युग भी कहा जाता, क्या कांस्य युग या प्राकृत प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। इसे सैंधव के नाम से भी जाना जाता, क्या सैंधव, सैंधव के नाम से भी, सैंधव सभ्यता, सभ्यता। इसके पूर्व की बात करें हम, पूर्व में आलमगीर, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। पश्चिम की बात करें हम, पश्चिम का सुत कांगेडोर, बलूचिस्तान पाक हो गया। अब उत्तर की बात करने को तो मांदा, जम्मू कश्मीर। दक्षिण की बात करें हम, हैं दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। ये तो उत्तर दक्षिण की बात होगी। अब बात कर लें सबसे अधिक गुजरात में इसके स्थल को कहाँ खोजे गए, गुजरात में खोजे गए हैं। और लोथल और सुतकोटदा, ये क्या है, बंदरगाह है। बंदरगाह किनकी, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, क्या है, बंदरगाह। अब बात करें कालीबंगन में क्या खोजे गए, जुते हुए खेत और नक्काशी ईंटें की बात करें, ईंटें मिली है। और मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो में क्या विशाल स्नानागार प्राप्त हुए, जिसकी लंबाई की बात करें 11.88 मीटर, चौड़ाई की बात करें 7.01 मीटर, और गहराई की बात करें 2.43 मीटर गहराई की। अब बात करें हम अग्निकुंड की बात करें, ये अग्नि की लोथल और कालीबंगन में प्राप्त हुआ, अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन में प्राप्त हुआ। और आगे की बात करें में, ये घर बनाने की पत्ती, कौन सी पत्ती, ग्रेट पत्ती थी। इनकी लिपि की बात करें, भाव चित्रात्मक लिपि थी, उसके बारे में जान चुके हैं। और बात करें चावल के साग रंगपुर और लोथल में मिले, तो सर्वप्रथम कहाँ मिले थे, सर्वप्रथम लोथल में मिले थे। अब बात करें हम घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ मिले, लोथल, सुतकोटड़ा और कालीबंगन, तीन जगह पर घोड़े के अस्थिपंजर मिले थे। अब बात करें मानके के कारखाना कहाँ मिले, मानके के कारखाना लोथल और चनहुदड़ो में मिले थे, जहाँ पर मानके के मतलब है श्रृंगार के सामान, जैसे कंघी हो गया, चूड़ी हो गया, कंगन हो गया आदि, जैसे कुछ भी हो जो श्रृंगार के सामान हो, वहाँ मान के मतलब लोथल चनहुदड़ो में बनाए जाते थे, उनके बारे में जान चुके हैं। इनके घर बनाने की पद्धति ग्रिड हो गई, ये भी जान चुके हैं। अब आगे बात करें हम, इनके किन की पूजा करते थे, मातृ देवी का सर्वाधिक उपासना करते थे। इनके पशुपतिनाथ जी की मूर्ति प्राप्त हुई, जो एक शील में बनी थी, जिनके चारों तरफ चार जानवर थे। कौन से थे, गैंडा था, हाथी था, चीता था और भैंसा। ये चार पशुपतिनाथ के चारों ओर बने हुए थे, विराजमान थे, इसके बारे में जान चुके हैं। और बाकी बचा हुआ है जो पोर्शन, वो कल हम पढ़ाएंगे। इतना तो आप जान ही चुके हैं, इसके रिवीजन आप थ्योरी साथ में आप लिखा भी करिए, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तो आप तक याद नहीं, लिखने से ना माइंड में थोड़ा याद रहता कि हमने क्या लिखा था, उसके बारे में। और रिवीजन तो मैंने करवा दिया, साथ में आप बोला करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, तो यदि आप बोलेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी याद होगा, उसके बारे में जान चुके। अब जो कुछ बचा है उसे कल पूरा कर लेंगे, उसके बाद नया टॉपिक करेंगे, चाहे बौद्ध धर्म शुरू किया, जैन धर्म, उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि पेपर भी तो जल्दी आ रहा है, सितंबर में शायद हो जाए, डेट तो पहले से बताया गया था, फॉर्म भरने से पहले कि पेट का एग्ज़ाम सितंबर में हो जाएगा। तो सर इसका मतलब हमारे पास एक महीना है, तो एक महीने में हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है। इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहिए, और अच्छे कंटेंट लाते हैं, अच्छे टॉपिक लाते जो कि परीक्षा देने में बढ़िया हैं। और वीडियो देखते रहिए, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आगे शेयर करते रहना। जय हिंद।